हम पढ़ेंगे 9th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत पद्य खंड में से पाठ का नाम है ग्रामश्री। इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी कवि थे और इन्होंने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण इस पाठ के अंदर किया है। पाठ शुरू करने के पहले हम कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें व कमेंट में बताएं, कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि अगर आपको कुछ और भी अगर पढ़ना है तो आप अपना विषय बता सकते हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने के पहले मैं आपसे कहूँगी कि जब आप इस अर्थ को सुने, इसकी व्याख्या सुने, उसके पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक अपने सामने खोल कर रखें। जब सामने पुस्तक रहती है तो उसकी पंक्तियाँ हमारे सामने होती हैं और जब सामने पंक्तियाँ दिखती हैं तो अर्थ अपने आप ही हमसे बनने लगता है समझने के बाद। चलिए पाठ शुरू करते हैं। ग्रामश्री। कवि लिखते हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तल पर हिल हरित रुधिर है रहा छलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, यानी खेतों में दूर दूर तक हरे रंग की हरी हरी फसल फैली हुई है और वह कोमल फसल हरी हरियाली से भरी हुई ऐसी लग रही है मानो मखमल बिछा हुआ हो। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, और सूर्य की किरणें जब उस घास के ऊपर, उस हरियाली के ऊपर सूर्य की किरणें जब पड़ रही हैं तो उसमें जो ओस है, ओस की बूंदों में जब वो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो ऐसा लग रहा है मानो उस हरियाली कालीन के ऊपर चांदी की जाली बिछी हुई है। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है राह झड़ा, और जो घास के वो कोमल कोमल पत्ते हैं उनमें जो नसें दिख रही हैं उसकी, वो कोमल पत्तों की जो डंडियाँ दिख रही हैं अंदर से, वो ऐसा लग रहा है, कभी कल्पना करते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे मनुष्य के रुधिर में, मनुष्य के नस में खून दौड़ता है, वैसे ही उन हरियाली भरे तिनकों में हरे रंग का रक्त का प्रवाह हो रहा है और हरे रंग का खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, और शस्य श्यामला धरती पर, श्यामल रंग की धरती पर आसमान झुका हुआ ऐसा लग रहा है मानो नीले रंग का आसमान हमेशा से पूरी तरह से झुका हुआ हो। देखते हैं, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिड़ियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी सतैलाब के गंध फूलों सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कलकी सी नीली। आगे कवि कहते हैं प्रकृति का वर्णन सुंदरता से करते हुए कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, पूरी वसुधा यानी धरती, धरती पूरी रोमांचित हो गई है क्योंकि गेहूं में बाली आ गई है, गेहूं में बाली आ गई है। अरहर सनई की सोने सी किंकिड़ियां हैं शोभाशाली, और अरहर फूल गई है वह सनई का पौधा, सनई यानी सन का पौधा जो होता है जिसकी लकड़ियों से रस्सी निकालकर रस्सी बनाई जाती है और उसका रंग जो होता है वो सोने की तरह सुनहरा होता है। तो कवि कह रहे हैं कि सोने की सनई फूल गई है जिससे ऐसा लग रहा है मानो सुंदर प्रकृति में किंकड़ियाँ यानी कर्दन होता है, और ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति के कमर में सनई रूपी सोने की गर्दन शोभायमान हो रही है। उड़ती भीनी तैलाब के गंध फूली सरसों पीली पीली, चारों तरफ क्या हो गया है, सरसों के फूल खिल गए हैं जिसके कारण प्रकृति में चारों तरफ का वातावरण तेल की महक से सुगंधित हो गया है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली टीसी
कवि कह रहे हैं कि हरित धरा से झांक रही, हरी हरी हरियाली से भरी हुई धरती के बीच में क्या झांक रही है? नीलम की कली तीसी नीली, यानी तीसी यानी होता है अलसी। अलसी का जो पौधा, अलसी के फूल नीले रंग के नीलम के रत्न की तरह हरियाली के बीच में से झांकते हुए सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। अगला पैराग्राफ, रंग रंग के फूलों में रिमझिम हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। आगे कवि कह रहे हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, उन फूलों के साथ में हिल मिल करके उनके बीच में क्या फली है? मटर की फलियां फली हुई हैं, मटर फली हुई है, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज खड़ी। छिमियां यानी सेम के जो फली होती है वह फली ऐसे लगे, गुच्छे में लगी हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो मखमल की पेटी के अंदर दाने भरे हुए हैं, बीज भरे हुए हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर, रंग बिरंगे फूलों के ऊपर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंत यानी होता है डाली, और फूलों की जो नाजुक डालियां हैं वो हवा के चलने से एक दूसरे से इस तरह से टकरा रही हैं कि ऐसा लग रहा है मानो दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर झूम रहे हैं प्रसन्नता के कारण। आगे देखते हैं, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नीम दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। कवि कहते हैं कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली। रजत यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोना, आम्र यानी आम, और तरु यानी वृक्ष, और उस वृक्ष की डाली। तो कवि कह रहे हैं कि आम के वृक्षों की डाली पर सोने और चांदी के जड़ित मंजरियां लग गई हैं, खिल गई हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। और बसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। बसंत ऋतु आ गया है, चारों तरफ पत्तियां, जब बसंत ऋतु में क्या होता है, पत्ते पेड़ों के झड़ने लगते हैं। तो झड़ रहे ढाक, ढाक और पीपल के पत्ते के दल झड़ रहे हैं, और कोयल इस सुंदर ऋतु में कोयल क्या कर रही है? मतवाली होकर गा रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। कटहल की भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ वातावरण में महकी हुई है। पके हुए कटहल की खुशबू चारों तरफ वातावरण में फैली हुई है, और जामुन अधखिले के फूल, अधखिले हुए आधा मुख खुला हुआ जामुन का फूल फूल गया है। जंगल में जो झाड़ियां हैं बेर की, उसमें बेर लग गए हैं सुंदर सुंदर। फूले आड़ू नीम दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली, और सब तरफ बगीचे में आड़ू नीम दाड़िम आलू गोभी बैगन ये सभी सब्जियां फूल गई हैं, फल गई हैं। आगे देखते हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, आंवले से तरु की डाल चढ़ी। अलग पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कितना सुंदर वर्णन करते हुए कवि लिख रहे हैं कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी। पीले रंग के जो अमरूद हैं वो पक गए हैं, और पक करके उनके अंदर उनके ऊपर लाल लाल रंग की चित्तियां पड़ गई हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, आंवले से तरु की डाल जड़ी। और बेर जो है वो पक गए हैं, सुनहरे हो गए हैं पक करके, और आंवले की डालों में आंवले के फल से लग गए हैं पूरी, जैसे
जैसे कोई रत्न जड़ा हो उस तरीके से जड़ गया है आंवले का वृक्ष। लहलह पालक मरमय धनिया, लौकी और सेम फली फैली। लहलहाती हुई पालक चारों तरफ फैल गई है और महकती हुई धनिया चारों तरफ खुशबू बिखेर रही है। लौकी और सेम की बेलें भी फैल रही हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, टमाटर जो है वो पक करके लाल हो गए हैं, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि लाल रंग का मखमल बिछा हुआ है। मिर्चों की बड़ी हरी हरी और मिर्च गुच्छे में इस तरीके से लगी है, ऐसा लग रहा है माने हरे रंग की थैली लटक रही हो। अगला, बालों के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपट छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंखी से बगुले कलगी संवारते हैं कोयल, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। कवि सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालों के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी लहरें, यानी गंगा नदी के किनारे जो रेती है उस रेत में सतरंगी क्यों है? क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और जब नदी के पानी का बहाव रेती पर आता है फिर वापस चला जाता है तो एक सांप की तरह एक लहर के निशान बन जाते हैं। उसके लिए कवि कह रहे हैं कि जो गंगा नदी के तट पर रेती है उसमें सूर्य की किरणें पड़ने पर ऐसा लग रहा है मानो सतरंगी रेती पर सांप के लोटने के निशान बने हुए हैं। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। सरपत यानी घास फूस, वहां पर नदी के किनारे तरबूज की खेती होती है, तो तरबूज के नदी के किनारे जो तरबूज की खेती है उसमें तट के किनारे पर घास फूस में छिपे हुए पेड़ बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, और उस नदी के में जो बगुले हैं वो बगुले ऐसे लग रहे हैं मानो अपने हाथों से अपने सिर के ऊपर की कलगी को संवार रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब पुलिन, सुरखाब यानी एक पक्षी है, चकवा पक्षी, वह भी पानी में उस नदी के पानी में तैर रहा है। पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, मगरौठी यानी होता है नाव का सामने का हिस्सा। नदी के किनारे नाव होती है तो कह रहे हैं कभी कि नदी के किनारे पर नाव का सिरा, नाव का आगे का हिस्सा उल्टा पड़ा हुआ है। इस तरीके से उन्होंने नदी के किनारे का वर्णन किया है। अगला देखते हैं, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियारी में निशिकी, तारक सपनों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नम आच्छादन, निरुपत हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन। यहाँ पर कवि गांव की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। गांव कितना सुंदर लगता है इस वातावरण में, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। हरियाली से रूपी हसमुख वातावरण में हिम आतप यानी ठंड की, गर्मी के समय ठंड की धूप भरी गर्मी के समय में सुख से अलसाए और सो हुए से गांववासी सो रहे हैं। भीगी अंधियारी से में निशिकी, तारक सपनों में से खोए, भीगी हुई यानी ओस से भरी हुई अंधियारी रात्रि में, निशी यानी रात्रि, रात्रि में जो गांववासी हैं वो नींद में तारों के स्वप्न देख रहे हैं, तारों के स्वप्नों में खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नम आच्छादन, और पूरा गांव, वहां लाइटें जल रही हैं हर घरों में, रात्रि का समय है, ऐसा लग रहा है मानो पूरा गांव जो है रत्नों से जड़े डिब्बे की तरह खुला हुआ है और उसके ऊपर नीलम नभ, नीलम यानी आसमान, नीले रंग का आसमान पूरे तरीके से ऊपर से आच्छादित है यानी उस डब्बे को ढके हुए है। उस डब्बे का ढक्कन रत्नों से जड़ित जो डब्बा है उसका ढक्कन किसको माना है? आसमान को माना है, और गांव को रत्नों से भरा हुआ डब्बा माना है कवि ने। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन, और
पूरे हिमालय यानी ठंड में, इस ठंड से भरी हुई गीली रात में, शांत रात्रि में, शांति के समय में पूरा जन और मन, पूरा जन समुदाय, पूरा गांव जो है अत्यधिक शांति के साथ अपने गांव की सुंदरता को लिए हुए शोभायमान हो रहा है। तो कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण इस पाठ में किया है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।